Good morning, everyone, and welcome back. मैकेनिकल इंजीनियरिंग अंदर सब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में जो चैप्टर नंबर 3 है हमारा वेल्डिंग प्रोसेस। चैप्टर का नाम है मेटल जॉइनिंग प्रोसेस। उसमें जो वेल्डिंग प्रोसेस है उसमें हमने लास्ट लेक्चर में रेजिस्टेंस वेल्डिंग के बारे में डिस्कस किया था। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्रिक्शन वेल्डिंग के बारे में। ठीक है, देखिए फ्रिक्शन वेल्डिंग में क्या होता है, तो चाहे रेजिस्टेंस वेल्डिंग हो या फिर फ्रिक्शन वेल्डिंग हो, दोनों कौन से वेल्डिंग है, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग है। डेट मीन्स यहाँ पे कोई भी मेटल पिघलेगा नहीं, मेटल का लिक्विडिफिकेशन नहीं होगा और कोई जोल जमाला नहीं है। ठीक है, सिंपल है, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग प्रोसेस है। जो भी जॉइंटिंग होगा, जो भी जॉइंट लगेगा, जो भी वेल्डिंग लगेगा वो सॉलिड स्टेट में ही लगेगा। क्लियर है, तो खास याद रखना है फ्रिक्शन वेल्डिंग आर फॉल इन विच कैटेगरी, दैट द फ्रिक्शन वेल्डिंग दैट इज बिलोंगिंग फ्रॉम दी कौन सा, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। क्लियर है, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में आएगा हमारा फ्रिक्शन वेल्डिंग प्रोसेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रिक्शन वेल्डिंग में क्या कहते हैं, हम सबको मालूम है कि जब जब फ्रिक्शन लगता है तब तब फ्रिक्शन की वजह से हीट एनर्जी क्रिएट होती है। एग्जैक्टली आप लोग सही जा रहे हैं, उसी चीज़ को हमको यहीं पे इम्प्लीमेंट करना है। चलिए किस तरीके से वर्क करेगा। फ्रिक्शनल एनर्जी जनरेटेड व्हेन टू बॉडीज स्लाइड ऑन ईच अदर इन ट्रांसफॉर्म इनटू हीट व्हेन द रेट ऑफ मोमेंट इज हाई एंड हीट इज कंटेन्ड इन अ नैरो जोन वेल्डिंग अकर। कहाँ पे फ्रिक्शनल एनर्जी जनरेट होगा, जब दो कंपोनेंट या फिर दो बॉडी एक दूसरे के ऊपर स्लाइड होंगे। स्लाइडिंग की वजह से, रिलेटिव मोशन की वजह से फ्रिक्शनल एनर्जी जनरेट होगा, जिसकी वजह से वो जो फ्रिक्शन एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी। अगर आप लोग कुछ ज़्यादा मोमेंट प्रोवाइड करके अगर ज़्यादा हीट कंटेन कर सकते हैं या फिर ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं कोई पर्टिकुलर जगह पे, किसी नैरो जोन में, किसी टारगेटेड पॉइंट पे, अगर आप लोग ज़्यादा फ्रिक्शन क्रिएट करके ज़्यादा हीट एनर्जी क्रिएट करवा सकते हैं तो उसकी वजह से उस पर्टिकुलर जोन में मेटल का क्या हो जाएगा, जॉइनिंग हो जाएगा। अब बोलोगे सर ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो वो पॉसिबल है विद द एप्लीकेशन ऑफ द प्रेशर। आपको साथ में प्रेशर भी अप्लाई करना पड़ेगा। द कंपोनेंट टू बी वेल्डेड आर हेल्ड इन एन एक्सियल अलाइनमेंट। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि जिस कंपोनेंट को आप वेल्डिंग करना चाहते हैं सबसे पहले तो वो लोग एक्सियल अलाइंड होने चाहिए, यानी दोनों की जो सेंटर लाइन है, यानी जो सेंट्रल एक्सिस है वो अलाइंड, यानी एक लाइन में होनी चाहिए। वन कंपोनेंट हेल्ड इन चक, एक कंपोनेंट को आपको चक के अंदर फिट करना है जो स्पिंडल की मदद से रोटेट होगा, उसका स्पीड एक्सेलरेट होगा। द स्टेशनरी कंपोनेंट इज हेल्ड इन मूवेबल क्लैंप। दूसरा जो कंपोनेंट है हमारा स्टेशनरी, ठीक है, उसको हम लोग रखेंगे मूवेबल क्लैंप के ऊपर। अब मूवेबल क्लैंप के ऊपर क्यों रखना है, ताकि हम उसको क्या कर सके, फॉरवर्ड और बैकवर्ड मोशन दे सके। आप उसको वर्कपीस के अगेंस्ट मोशन दोगे, फॉरवर्ड मोशन, तो प्रेशर के साथ अप्लाई होगा वर्कपीस के साथ। क्लियर। और जो भी हमारा रोटेशनल कंपोनेंट है वो चक में रहेगा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके का सेटअप है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल ये जो हमारा वर्कपीस है वो हमारा चक के अंदर रहेगा, चक की मदद से वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। दूसरा जो नॉन रोटेशनल कंपोनेंट है, ठीक है, उसको हमने क्लैंप की मदद से फिक्स किया है। क्लैंप कैसा होना चाहिए, मूवेबल होना चाहिए, जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दो डायरेक्शन में मूव हो सके लीनियरली। अगर आप लोग उसको वर्कपीस के अगेंस्ट धक्का देंगे तो क्या अप्लाई होगा, तो प्रेशर अप्लाई होगा। तो प्रेशर आपको खास अप्लाई करना है। एक्चुअल में प्रोसेस कैसे होगा, तो सामने वाला जो कंपोनेंट है वो चक की मदद से घूम रहा है, रोटेटिंग कर रहा है, रोटेशनल मोशन में है। उसी टाइम आप लोग क्या करोगे, इसको प्रेशर के साथ धक्का लगा के जो नॉन रोटेटिंग कंपोनेंट है उसको उधर दबा के रखोगे। दबा के रखेंगे मतलब प्रेशर फुल अप्लाई करके रखेंगे और उसको रिजिडली क्लैंप कर देंगे। और ध्यान रखना है कि वो वापस रिटर्न ना आ जाए।
ठीक है, ऐसे वापस रिटर्न आना चाहिए नहीं। फुल प्रेशर के साथ आपको उसको इस तरफ धक्का दे के रखना है। स्लोली स्लोली क्या होगा, रोटेशनल और नॉन रोटेशनल कंपोनेंट का जो भी सरफेस है उसके ऊपर फ्रिक्शन क्रिएट होगा। फ्रिक्शन की वजह से उस पर्टिकुलर जगह पे हीट क्रिएट होगी। हीट क्रिएट होके वहाँ पे अपसेटिंग जैसा हो जाएगा। अपसेटिंग किसको कहते थे, फॉर्जिंग ऑपरेशन में आता है ना अपसेटिंग, बस बिल्कुल उसी तरह अपसेटिंग हो जाएगा और पर्टिकुलर उस जोन में मटेरियल आपस में क्या हो जाएंगे, जॉइंट हो जाएंगे। प्रेशर एंड रोटेशन आर मेंटेन अंटिल द रिजल्टिंग हाई टेम्परेचर मेक द कंपोनेंट मेल्ट प्लास्टिकली फॉर वेल्ड। आपको कब तक प्रेशर अप्लाई करके रखना है, जब तक जहाँ पे दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं वहाँ पे वो पूरे गर्म होके लाल ना हो जाए। ठीक है, हमको क्या करना है, प्लास्टिकली मेल्ट करना है। इतना नहीं गर्म करना है कि पिघल के नीचे उसके क्या गिरने चाहे ड्रॉप गिरने लगे। इतना आपको नहीं घुमाना है, इतना भी नहीं प्रेशर लगाना है कि वो मेटल पिघल के मेटल के ड्रॉपलेट्स नीचे गिरने लगे। हमको उसको प्लास्टिकली मेल्ट करना है। ठीक है, तो यानी अब लाल चोर गर्म हो जाएगा, इतना गर्म हो जाए कि आपको लाल दिखने लगे जॉइंट, तब तक आपको क्या करना है, प्रेशर अप्लाई करके रखना है। उसके बाद क्या होगा, स्लोली स्लोली जॉइंट लग जाएगा। अब ध्यान क्या रखना है आपको, तो जो पावर ड्राइव है दैट मीन्स जो सफिशिएंट अगर आपको हीट जनरेट करना है तो उसके लिए आपको जो रोटेशनल स्पीड है, ठीक है, उसके अंदर जो आपने पावर ड्राइव यूज़ किया है, स्पिंडल मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर, क्लियर है, तो उसको आपको ध्यान रखना है। जब तक जॉइंट ना लग जाए तब तक आपको उसको स्टॉप नहीं करना है। क्लियर। और प्रेशर है वो आपको भी मैन्युअली या फिर ऑटोमेटिकली अब जो चाहो उस तरीके से कॉन्स्टेंटली आपको अप्लाई करके रखना है। ओके, तो ये हो गया हमारा सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में फ्रिक्शन वेल्डिंग। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। अब इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग अगर आप लोग नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस पढ़े होंगे तो आप नहीं पढ़े हो, क्यों, क्योंकि वो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के अंदर आता है थियरी। तो ये थियरी आपको डिटेल में समझना पड़ेगा। अगर आपको ये आ जाएगा तो फिर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में इसकी जैसे सेम थियरी आएगी इलेक्ट्रो बीम मशीनिंग, वो भी आप समझ जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या देखने वाले हैं, इलेक्ट्रो बीम वेल्डिंग। जैसे कि हाई वोल्टेज पे हाई डेंसिटी वाले करंट की मदद से जो हमारा फिलामेंट्स होता है, ठीक है, वो क्या करेगा, तो कि भाई इलेक्ट्रो बीम जो है यानी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसका पूरा एक बीम यानी पूरा एक रे का बंच क्रिएट करेगा। क्लियर। उसको हम लोग किसी वर्कपीस पे अगर कॉन्सेंट्रेट करवाएंगे तो वहाँ पे वो कॉन्स्टेंटली एक ही डेंसिटी के वर्कपीस के ऊपर इम्प्रिजमेंट होंगे तो जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो बीम है वो वर्कपीस की सरफेस के साथ टकराएगा, तो वहाँ पे वो क्या करेगा, हीट एनर्जी जनरेट करेगा। हीट एनर्जी जनरेट होगा तो तुरंत वहाँ पे पर्टिकुलर रीजन में जहाँ पे आपने टारगेट किया है वहाँ पे मेटल पिघलेगा और आप वहाँ से उसको जॉइंट लगा सकते हैं। क्लियर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कैथोड है हमारा, ठीक है, जो कैथोड है उसको हमने 30 से लेके 175 किलोवाट जितना वोल्टेज सप्लाई किया है। उसके साथ साथ पूरा जो चैम्बर है जिसके अंदर प्रोसेस हो रहा है उसके अंदर हमने वैक्यूम क्रिएट करके रखा है ताकि इलेक्ट्रॉन बीम का डिफ्लेक्शन ना हो जाए। उसके साथ साथ ही अगर यहाँ पे कैथोड कनेक्ट किया है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे मैंने एनोड कनेक्ट किया है। क्लियर। ये दोनों के बीच में प्रोसेस होगा, दोनों के बीच में, और ढेर सारे जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो प्रोड्यूस होंगे इस तरीके से। क्लियर। अब हमको उसको किसी एक जगह पे टारगेट करवाना है, फोकस करवाना है, तो इसके लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे फोकसिंग कॉइल लगा के रखी है। जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बीम निकलेंगे, अगर वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो उसको वो क्या करेंगे, किसी एक जगह पे फोकसिंग करवा के उसका जो बीम है यानी सीधा जो पट्टा है वो क्रिएट करके उसको सीधा ही कॉन्सेंट्रेट करके टारगेट पॉइंट पे इम्प्रिजमेंट करवाएंगे। नीचे देखिए हमने वर्कपीस रखा है जिसका हमको जॉइंट लगाना है, जिसको हमको वेल्डिंग करके कंपोनेंट के जॉइंट लगाने हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग से भी आप मटेरियल को जॉइंट कर सकते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन बीम है
आप बोलोगे सर ये तो सादा लाइट जैसा ही लग रहा है, इससे क्या इतना हीट जनरेट होगा? तो हाँ होगा, देखिए आपको दिया गया है। ठीक है, कितना हीट जनरेट होगा इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग से? 2500 डिग्री सेल्सियस, 2500 डिग्री सेल्सियस जितना हीट जनरेट होगा ड्यू टू दी इलेक्ट्रॉन बीम। इतना काफ़ी है किसी भी चीज़ को पिघालने के लिए, जॉइंट करने के लिए, मेल्ट करने के लिए, वेपराइजेशन करने के लिए। ठीक है, आपको क्या करना है, कंपोनेंट को वहाँ उधर रख के गर्म करना है। फिर आपको क्या करना है, उसी टाइम पे फिलर मटेरियल, फिलर रोड की मदद से वहाँ पे रख के उसको भी मेल्ट करवा के जॉइंट लगा देना है। जैसे हम लोग गैस वेल्डिंग में करते हैं वैसे ही, गैस वेल्डिंग में हम लोग वर्कपीस को गर्म करने के लिए गैस यूज़ करते थे, फिलर मटेरियल गर्म होकर पिघल के वहाँ पे जॉइंट लगाता था। बिल्कुल उसी तरह फिलर मटेरियल पिघलेगा, वर्कपीस भी गर्म होगा, किसकी मदद से? इलेक्ट्रॉन बीम की मदद से। क्लियर? जो गैप जो हम फोकस करवाने वाले हैं इलेक्ट्रॉन बीम को, उसका डायमीटर कितना होगा? 0.25 mm टू 1 mm, उतने डायमीटर तक आप लोग उसको फोकस करवा के वेल्डिंग कर सकते हैं। ये जो वेल्डिंग प्रोसेस है हमारा इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, वो फ्यूज़न वेल्डिंग प्रोसेस है, ये आपको खास याद रखना है। उसके पहले जो हमने दो वेल्डिंग प्रोसेस देखे, फ्रिक्शन वेल्डिंग और रेजिस्टेंस वेल्डिंग, वो सॉलिड स्टेट वेल्डिंग प्रोसेस थे। यहाँ पे मटेरियल पिघल रहा है, पिघल के उसका वेपराइजेशन हो रहा है, मटेरियल लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द फ्यूज़न वेल्डिंग प्रोसेस। क्लियर है? खास आपको क्या करना है, वैक्यूम क्रिएट करना है, बिकॉज अगर आप वैक्यूम क्रिएट नहीं करेंगे तो जो हमारा इलेक्ट्रो बीम है वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, टारगेट पॉइंट पे वो फोकस नहीं हो पाएगा। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाएगा, इसलिए आपको वैक्यूम क्रिएट करना है। ओके, और जो फिलर मटेरियल है वो आपको खास अप्लाई करना है। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं लेज़र बीम वेल्डिंग। क्लियर? ऊपर हमने इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग देखा, तो उसमें हमने मटेरियल को, मेटल को गर्म करने के लिए, पिघालने के लिए हमने इलेक्ट्रॉन बीम को यूज़ किया था। तो अगर यहाँ पे लेज़र बीम वेल्डिंग है तो यहाँ पे हम लोग मटेरियल को मेल्ट करने के लिए क्या यूज़ करेंगे? तो यहाँ पे हम लोग लेज़र बीम यूज़ करेंगे। ठीक है, लेज़र बीम में भी क्या होता है, तो कि भाई कंपोनेंट होता है, रूबी इलेक्ट्रोड होता है, आपने सुना होगा रूबी, रूबी रूबी जुबी जुबी नहीं, रूबी। रूबी क्या आता है, एक मटेरियल है जिसके अंदर अगर आप लोग करंट को पंप करोगे, यानी उसके थ्रू आप करंट को सप्लाई करोगे, उसके आसपास आप करंट की डेंसिटी या उसका जो भी वैल्यू है उसको फ्लक्चुएट करवाओगे, तो जो भी रूबी इलेक्ट्रोड है वो क्या करेगा, लेज़र के रेज है वो प्रोड्यूस करेगा। बस हमको क्या करना है, उसी सेटअप को यूज़ करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा इलेक्ट्रोड दिया गया है रूबी। ठीक है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि लेज़र को प्रोड्यूस करने वाला पूरा सेटअप दे दिया है, जिसमें से लेज़र प्रोड्यूस होगा। देखिए लेज़र प्रोड्यूस होके आ रहा है, हमको क्या करना है, उसको सीधा वर्कपीस के ऊपर फोकसिंग करवा देना है, जिससे जहाँ पे वो टारगेट होगा, जिस पॉइंट पे वो कॉन्सेंट्रेट होगा, वहाँ पे पर्टिकुलर मटेरियल को या फिर उस स्पॉट पे जो भी मेटल है, जो भी गैप है, उसको गर्म करेगा। वहाँ पे आप अगर फिलर मटेरियल रख दोगे तो पिघल के वो जॉइंट लगा देगा। क्लियर है? तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, एज अ सोर्स ऑफ हीट एनर्जी, एज अ सोर्स ऑफ हीट एनर्जी हम लोग क्या करेंगे, लेज़र को यूज़ करेंगे। ऊपर हमने क्या यूज़ किया था, इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ किया था। गैस वेल्डिंग था तो हमने गैस यूज़ किया था, आर्क वेल्डिंग था तो हमने आर्क यूज़ किया था। ठीक है, तो ये भी हमारा फ्यूज़न वेल्डिंग प्रोसेस है, जैसे हमने देखा था बिल्कुल उसी तरह। तो फ्यूज़न वेल्डिंग की अगर बात करेंगे तो फ्यूज़न वेल्डिंग में हमने आज दो वेल्डिंग देख ली है, इलेक्ट्रो बीम वेल्डिंग और लेज़र बीम वेल्डिंग। क्लियर है? अब आप लोग सोचो कि जो इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग है उसमें ज़्यादा टेम्परेचर लिमिट मिलेगा या लेज़र बीम वेल्डिंग में ज़्यादा टेम्परेचर क्रिएट होगा। क्लियर? तो सब जानते हैं, नेचुरली आप देख के समझ जाओगे कि जो लेज़र बीम वेल्डिंग है उसमें आप लोग ज़्यादा टेम्परेचर का जो रेंज है वो हासिल कर पाएंगे। क्लियर? यहाँ पे आपको अगर ज़रूरत है तो जो वैक्यूम है, क्लियर, वो आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर वैक्यूम नहीं क्रिएट करना है तो आप लोग थोड़ा आइसोलेशन यूनिट या फिर आइसोलेशन चैम्बर क्रिएट करके भी क्या कर सकते हैं, पूरा लेज़र बीम वेल्डिंग यानी लेज़र बीम वेल्डिंग प्रोसेस को कंडक्ट कर सकते हैं।
अब आप सोचोगे कि सर लेज़र कटिंग प्रोसेस आता है, वो क्या होता है? तो लेज़र कटिंग प्रोसेस भी हमारा बिल्कुल इसी तरह ही वर्क करेगा। उसमें भी लेज़र क्रिएट होगा रूबी इलेक्ट्रोड या फिर किसी और एलिमेंट की मदद से, जिसको हम लोग फोकस करवाएंगे। जहाँ जहाँ वर्कपीस की सरफेस के ऊपर वो घूमेगा वहाँ पे वो पर्टिकुलर मटेरियल को मेल्ट करके कट करेगा। ओके, तो यहाँ पे भी मटेरियल का वेपराइजेशन हो रहा है। मटेरियल लेज़र जो इम्परजिमेंट हो रहा है वर्कपीस के ऊपर, ठीक है, तो वहाँ पे मटेरियल थोड़ा गर्म होगा, तो गर्म होकर उसका वेपराइजेशन होगा। तो आप इस कंसेप्ट को मशीनिंग के लिए, कटिंग के लिए और वेल्डिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? तो देखिए आज हमने 3 वेल्डिंग प्रोसेस देख ली। एक हमने सॉलिड स्टेट वेल्डिंग के अंदर फ्रिक्शन वेल्डिंग, और फ्यूजन वेल्डिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग और लेज़र बीम वेल्डिंग देख लिया। यहाँ तक रखेंगे आज के लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है हमारा चैप्टर का वो डिस्कस करने वाले हैं। तो कल का लेक्चर आप खास देखिएगा। आज का लेक्चर आप जो भी है वो लिख के फिगर ड्रॉ करके प्रिपेयर कर लीजिए टॉपिक को। लेकिन कल के लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कंडक्ट करने वाले हैं जिसका नाम है डिफेक्ट इन वेल्डिंग। ओके, तो मिलते हैं कल। थैंक यू।